अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने सेकंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ है, जिसकी लास्ट एक्सरसाइज जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। 7.4 जो है वो हमने कर ली हुई है। लास्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट कर लिया था। तो 7.5 जो है वो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। 7.5 तो 7.5 जो है बड़ी आसान एक्सरसाइज है, कोई मुश्किल चीज़ इसमें नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं है, सारी पुरानी है, आपने सारी पढ़ी हुई है, बस आपने टेक्निक्स जो है वो सीख लेनी है। इसके अंदर बच्चे पहला कॉन्सेप्ट जो आपके पास आने वाला है वो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ट्रिपल प्रोडक्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। आसान चीज़ है, कोई मुश्किल नहीं है, बस आपने इसको ध्यान से ये सारी चीज़ें समझ लेनी है। ये सारी चीज़ें आपको करवाई हुई हैं। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेना है, डॉट प्रोडक्ट कैसे लेना है, बस वही है, डॉट और क्रॉस ही है। अगर वो सारी चीज़ें आपको समझ आ गई हैं तो ये आपके लिए कोई मसले वाली बात नहीं है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे लेंगे? ट्रिपल से एक चीज़ ये क्लिक करती है कि यहाँ पर तीन वैक्टर्स होंगे, तीन वैक्टर्स प्रेजेंट होंगे। तो अब आपने, अगर आपके पास, आपने दो वाली कहानियाँ तो पढ़ ली हैं, दो वैक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आप ले लेते हैं और दो का क्रॉस भी ले लेते हैं। अगर आपके पास तीन वेक्टर्स आ जाएं तो आपने उनके साथ जो है वो क्या मामलात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। बड़ा आसान है, मैं कोई सवाल आपको नहीं करवाऊंगा, मैं आपको कंसेप्ट दूंगा। बाकी सारे जो सवाल हमने क्लास में बहुत डिटेल में सारी सारी चीज़ें जो है वो कर ली हुई हैं। डॉट प्रोडक्ट कैसे लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट, बार बार वही चीज़ें हैं सारी, ठीक है। आपने बस कंसेप्ट समझना है। आप कोशिश करेंगे, अगर आपका कोई सवाल नहीं होता तो आप बिल्कुल आप उसे शेयर करें मेरे साथ, तो उसका जो सोल्यूशन है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं जी। इसके लिए आपके पास तीन वैक्टर्स होंगे, कोई भी वैक्टर आप ले लें, ए वैक्टर, बी और सी वैक्टर्स, आपके पास कोई भी तीन वैक्टर्स होंगे। तो ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? आपने क्या करना है, आपने इसका डॉट ले लेना होता है। तीन वेक्टर जो हैं, एक का डॉट ले लें, बाकी जो दो हैं उनके क्रॉस के साथ, बी क्रॉस सी। ये आपके पास ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन आ गई, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो अब इसको सॉल्व करने के बच्चे दो तरीके हैं, दो तरीके नजर आ रहे हैं। एक तो ये तरीका है कि आप बी क्रॉस सी फाइंड करें। पहले बी क्रॉस सी कैसे फाइंड करेंगे? आपने डिटर्मिनेंट लेना है इनका, ठीक है, जैसे बताया था आप लोगों को। आप इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। जब आप इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे, जो भी आंसर आएगा, कोई वैक्टर इसका आंसर आ जाएगा, उसका आप डॉट प्रोडक्ट ले लें ए के साथ, जो भी ए वैक्टर गिवन है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा तरीका जो कि मेरे हिसाब से आसान है, वो तरीका ये है कि आपके पास तीन वेक्टर्स हैं, तो आप उसको इस तरह से सॉल्व करें, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखें। ए डॉट बी क्रॉस सी है ना, आपके पास कोई वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखें। वो कैसे लिखेंगे? यहाँ पर पहले आप लिखते थे, अगर दो वेक्टर्स का आपने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो आप यहाँ पे लिखते थे आई जे के, और उसके जो कंपोनेंट होते थे, अगर बी वेक्टर आपके पास ये गिवन है, बी इज इक्वल टू 2i प्लस 3j, कोई भी वेक्टर है माइनस के, इस तरह से है। और आपके पास सी वेक्टर जो है वो है सी इज इक्वल टू आई प्लस 2j माइनस 6k। इस तरह से आपके पास दो वेक्टर्स हैं। तो आप क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिखते थे? बी क्रॉस सी फाइंड करना है, ऊपर पहले बी का वेक्टर आएगा, आई के नीचे, आई कंपोनेंट के साथ जो कांस्टेंट है वो आई के नीचे आ जाएगा 2, जे के साथ जो कांस्टेंट है वो जे के नीचे आ जाएगा, के के साथ जो है वो के के नीचे आ गया। पहले बी था तो पहले बी का लिख लिया, फिर सी है तो फिर सी का लिख लिया, आई के साथ 1 है, जे के साथ 2 है और के के साथ -6 है। तो इस तरह से आप इसका डिटर्मिनेंट इसको एक्सपैंड करते थे और आपके पास एक वेक्टर आ जाता था, ठीक है। पुरानी चीज़ है ये, लास्ट एक्सरसाइज में हमने पढ़ लिया। ट्रिपल प्रोडक्ट की तरफ आते हैं। इसके लिए आपके पास तीन वेक्टर्स हमेशा से गिवन होंगे, ठीक है। कोई मैं ले लेता हूँ वेक्टर्स, फिर उसके बाद उसी से सारी चीज़ें जो है वो कंक्लूड कर लेंगे। आपके पास एक वेक्टर है, ए वेक्टर आपके पास है, ए इज इक्वल टू 2i माइनस 6j प्लस 2k, ठीक है। ए वेक्टर आपके पास इस तरह से, बी वेक्टर आपके पास है जी 3i प्लस 2j प्लस के, ठीक है जी। बी वेक्टर आपके पास आ गया। ऐसे ही कोई सी वेक्टर भी ले लेते हैं। सी वेक्टर आपके पास है आई प्लस जे माइनस 3k, ठीक है। इस तरह से आपके पास ये तीन वेक्टर्स आ गए। तो अब आपने ट्रिपल प्रोडक्ट अगर आपने इनका फाइंड करना है तो आप डायरेक्ट डिटर्मिनेंट की फॉर्म से भी कर सकते हैं। एक फॉर्म तो ये आ गई कि आप पहले क्रॉस लें, फिर उसको ए के साथ डॉट ले लें, ठीक है। तो अब मैं डायरेक्ट वाला बताता हूँ। डायरेक्ट में यहाँ पर आप आई जे के लिखते थे, अब इसमें आपने क्या लिखना है? आप ऊपर ए वेक्टर के कंपोनेंट लिखना है। आपके पास ए वेक्टर ये है, इसका आई कंपोनेंट 2 है और जे के साथ -6 है और के साथ 2 है। यहाँ से आप इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लें। उसके बाद बी क्रॉस सी है, सेकंड नंबर पे बी की बारी है, तो यहाँ पर बी लिख लें। बी आई कंपोनेंट के साथ 3 है, जे के साथ 2 है और के साथ 1 है। और फिर उसके बाद सी वेक्टर लिख लें, आई के साथ भी 1, जे के साथ भी 1 और के साथ -3। तो ये आपने इसको लिख लिया। आप इसको फर्स्ट कॉलम से ही जो है वो एक्सपैंड करें और जो भी इसका आंसर आता है, सिंपल मैथमेटिक्स है, आप इसको एक्सपैंड करेंगे, आपके पास एक इस तरह से वेक्टर्स की फॉर्म में आंसर आ जाएगा। तो वो आपने जो आंसर आएगा वो इसका क्या होगा? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक हो गया। इस तरह के आपके पास सवाल आएंगे। तो आपके जो क्वेश्चंस हैं उसमें पैरेललोपिप्ट का भी जिक्र होगा। मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ पैरेललोपिप्ट क्या चीज़ होती है, नई चीज़ है आपके लिए। तो वो मैं यहाँ पर पैरेललो पैरेललोपिप्ट क्या होता है? पैरेललोपिप्ट बच्चे, अगर आपके पास कोई बैग होता है, जैसे जिसके अंदर आप, या बैंक्स, जो बैंकर्स के पास बैग होता है, वो बैग ले लें, या आप कोई भी बैग है इस तरह से, ये आपके पास बैग है, अगर आप इसको फिल कर दें किसी भी रेत के साथ या किसी भी चीज़, मट्टी के साथ फिल कर दें, और आप इसको फिल करने के बाद थोड़ा सा, ये मैंने इसको फिल कर दिया, ठीक है, ये फिल होगी। फिल करने के बाद थोड़ा सा आप इसको टिल्ड कर दें। बैग आपका जो है वो बिल्कुल रेक्टेंगल है, ठीक है, बिल्कुल सीधी रेक्टेंगल है, ये ऐसे रेक्टेंगल है। इसको अगर आप थोड़ा सा ऐसे टिल्ड कर दें, तो टिल्ड करने से क्या होगा? मिसाल के तौर पे ये वाला सारा पोर्शन जो था वो रेत का था, थोड़ा सा टिल्ड किया तो अंदर इसके कुछ इस तरह से फिगर आ गई,
टिल्ट करने के बाद, इसको आप क्या कहते हैं, दैट इज पैरेललोपिप्ड, ठीक है। यानी कि एक रेक्टेंगल के अंदर तकरीबन एक पैरेललोग्राम बन गई है, ये देखें, इसको आप पैरेललोपिप्ड कहते हैं। अच्छा, अब वो आपसे ये कहेगा क्वेश्चन के अंदर, आप इसका वॉल्यूम फाइंड करें, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिप्ड। तो उसका फार्मूला क्या होगा, उसका बड़ा सिंपल फार्मूला है, आपने इसका सिंपल स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करना है। आपको वो इसके वर्टिसेस दे देगा, ठीक है, 3 वेक्टर्स दे देगा, आपने उसका सिंपल स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करना है, नथिंग एल्स। ये चीज़ आप फाइंड करोगे, जो भी आंसर आएगा वो उसका क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिप्ड। क्लियर है जी? ओके, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन क्या चीज़ है जी? टेट्राहेड्रन जो है, अगर आप ये इसको देखें, जो पैरेललोपिप्ड है, इसकी 6 साइड्स हैं, ठीक है। तो अगर आप इसकी जो 6 साइड्स हैं, इसी के वॉल्यूम को 6 के साथ अगर आप डिवाइड कर दें, ये टेट्राहेड्रन और पैरेललोपिप्ड एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है, ठीक है। अगर आप इसी की जो 6 साइड्स थी ना, और वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिप्ड जो है वो मैंने आपको ये बताया, वो आपके पास क्या है, अगर 3 वेक्टर्स हैं, आपने उसका सिंपल स्केलर प्रोडक्ट ले लेना है, तो वो आपके पास वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिप्ड आ जाएगा, ठीक है। अगर आप वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन फाइंड करने को आपकी बुक वाला आपको कहता है, तो आपने सिंपली क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिप्ड फाइंड करना है, इसकी 6 साइड्स हैं, इसको 6 के साथ डिवाइड कर दें, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। जैसे मिसाल के तौर पे इसका मैं फार्मूला लिखूँ तो वो कुछ इस तरह से होगा, 1/6 इंटू ए डॉट बी क्रॉस सी, ये कुछ इस तरह से इसका फार्मूला बनता है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन बड़ा सिंपल है, जो भी आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आना है, आपने उसको 6 के साथ डिवाइड कर देना, तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन आ जाना। उसके बाद आता है कोप्लेनर वेक्टर्स। उम्मीद है ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो आपके पास आता है वो है जी कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं, सबसे पहले वो समझ लें कोप्लेनर वेक्टर्स होते क्या हैं। कोप्लेनर फोर्सेस क्या होती हैं, इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ छोटी सी फिजिक्स से। आपने रिफ्लेक्शन पढ़ी थी 10th क्लास में, रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे आप। उसमें ये होता था, एक इंसिडेंट वेव होती थी, ठीक है, और जब ये आके किसी सेकंड मीडियम से स्ट्राइक करती थी और ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाती थी इनटू फर्स्ट मीडियम, ठीक है, जिसको आप रिफ्लेक्टेड वेव कहते थे, ठीक है। अब आपका जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो था, ये आपका नॉर्मल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको ये कहता था कि इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव और नॉर्मल, ये तीनों जो वेव्स हैं एक ही प्लेन पे लाई कर रही हैं, यानी कि एक ही प्लेन के ऊपर ये स्ट्राइक कर रही हैं, ठीक है। इनका जो कॉमन पॉइंट है जहाँ पर ये स्ट्राइक, इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव और नॉर्मल, ये तीनों जो है वो एक ही पॉइंट पे हैं। तो बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है आपका, इसी से मिलता जुलता कोप्लेनर फोर्सेस का। मिसाल के तौर पे ये आपके पास कोई स्पेस है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, कार्टेशियन सिस्टम है। तो अगर ये इस तरह से 3 फोर्सेस हैं, एक F1 है और ये F2 है, ठीक है, और इस तरह से कोई ये आपके पास F3 है, ठीक हो गया, ये आपके पास F3 है। ये तीनों का जो इमर्जिंग पॉइंट है वो सेम है, एक ही प्लेन से ये निकल रही हैं, तो इनको आप क्या कहेंगे, कोप्लेनर, सेम प्लेन, कोप्लेनर फोर्सेस, ठीक है। ये आपके पास कोप्लेनर फोर्सेस का कॉन्सेप्ट आ गया। अब कोप्लेनर फोर्सेस प्रूफ कैसे करते हैं कि ये फोर्सेस को प्लेन, एक ही प्लेन पे लाई कर रही हैं, ये प्रूफ आप कैसे करेंगे, ये सीख लें। बड़ा सिंपल है, आपका अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए डॉट बी क्रॉस सी, आपको 3 फोर्सेस गिवन होंगी, आप उसका सिंपल करना क्या, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करना है। अगर तो ये 0 के इक्वल आ जाता है, तो आप क्या कह देंगे, ये फोर्सेस जो है वो कोप्लेनर है, वेरी सिंपल, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद एक कॉन्सेप्ट नया आता है, अगर आपको कोई 4 वर्टिसेस दिए हों, 4 पॉइंट्स दिए हों, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपकी बुक में एक सवाल है, पी क्यू आर एस, ये पुरानी कॉन्सेप्ट है, ये पहले मैंने आपको बताया हुआ है। पी क्यू आर एस आपको इस तरह से उसने दिए होंगे और कह रहा होगा कि ये किसी भी टेट्राहेड्रन को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं या पैरेललोपिप्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से उसने पॉइंट्स दिए होंगे, साथ इनके जो कुछ वैल्यूज़ हैं वो भी दी होंगी। आपने करना क्या है, आपने सिंपल ये करना है, और वो आपको कहेगा कि इसका वॉल्यूम फाइंड करें, या तो आपने सिंपल ये करना है, किसी भी एक को कांस्टेंट रख लें, ठीक है, जैसे लास्ट लेक्चर्स में हमने किया था 7.4 में, एक को कांस्टेंट रख लें और उसका आप जो है वो डिस्टेंस ले लें दूसरे के साथ। जैसे मैं पी को रखता हूँ कांस्टेंट, तो मैं पहले लूँगा इसका पी क्यू, फिर उसके बाद मैं लूँगा इसका पी आर, फिर मैं लूँगा पी एस, ठीक है। अब ये जो है, ये कैसे मैं फाइंड करूँगा, ये जो पोजीशन वेक्टर्स हैं ये सीखा हुआ है आपने, पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ क्यू माइनस ओ पी, ऐसे, फिर ये वाला आप करेंगे ओ आर माइनस ओ पी, ठीक है, और ये आ जाएगा ओ एस माइनस ओ पी, इस तरह से आपको देगा। तो इस तरह से जब आप इसको फाइंड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से एक वेक्टर आ जाएगा, यहाँ से एक वेक्टर आ जाएगा और यहाँ से 3 वेक्टर्स आपके पास आ जाएंगे। जब 3 आ जाएंगे तो आपने उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले लेना, जैसे ये आपके पास, आप इसका क्या कर लेंगे, पी क्यू, ठीक है, इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे किसके साथ, पी आर क्रॉस पी एस, इसके साथ आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, सिंपल, आपके पास उसका वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक हो गया। और बाकी कुछ सवाल हैं वर्क डन से रिलेटेड, सिंपल हैं, आसान है, और कुछ टॉर्क से रिलेटेड है। मैं आपको यहाँ पर अगर बताऊँ, उसमें आपको
वर्क डन कैलकुलेट करने को कहेगा W इक्वल टू एफ डॉट डी आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। फोर्स आपको दी होगी, डिस्प्लेसमेंट आप फाइंड कर लेंगे, पॉइंट्स आपको 2 पॉइंट्स दिए होंगे ए और बी, ए पॉइंट से लेके वो जाता है बी पॉइंट पे, और आपने इसका डिस्प्लेसमेंट है वो कैसे फाइंड करना है, आप ए बी फाइंड कर लेंगे, 2 वेक्टर्स दिए होंगे, आप ए बी कैसे फाइंड कर सकते हैं, पुरानी चीज़ है, ओ बी माइनस ओ ए से आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ जाना है, ठीक है। फोर्स आपको उसने दी होगी, तो सिंपल आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, फोर्स जो गिवन है जो डी आप इस तरह से निकाल लेंगे, आपने इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेना, तो आपके पास वर्क डन आ जाना है, ठीक है। और फिर एक मोमेंट वाली बात है, मोमेंट से रिलेटेड भी सवाल है। मोमेंट जो है वो क्या होता है, मोमेंट 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 क्या होता है, दैट इज आर क्रॉस एफ, ये आपके पास मोमेंट की डेफिनेशन है। आर इसमें जो है वो मोमेंट आर्म होता है, मोमेंट आर्म, ठीक है, और एफ जो है वो फोर्स होती है। मोमेंट आर्म क्या होता है, ये पुराना कॉन्सेप्ट है मैट्रिक का। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास कोई नट है इस तरह से, ये कोई नट है, ये आप इसको किसी भी चाबी से खोलना चाह रहे हैं या बंद करना चाह रहे हैं, तो ये जहाँ पर आप मिसाल के तौर पे यहाँ पर इस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करते हैं डाउनवर्ड या अपवर्ड, अब ये जिस पॉइंट पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, जिस पॉइंट पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ये यहाँ तक का डिस्टेंस, ये बच्चे आपके पास क्या होता है, आर होता है, ठीक है। इसको मोमेंट आर्म कहते हैं। ये जितना आप बढ़ाते हैं उतनी आपको कम फोर्स लगानी पड़ती है, ठीक है। मोमेंट आर्म जितना आप इंक्रीज करते हैं उतनी आपको फोर्स कम लगानी पड़ती है, तो इसीलिए आप ये जो कीज़ हैं ये यूज़ करते हैं, तो ताकि आपको फोर्स जो है वो कम लगानी पड़े। तो मोमेंट आर्म से जो रिलेटेड अगर आपको कहेगा मोमेंट फाइंड करें, फोर्स आपको दे देगा और आपने आर जो है वो निकाल लेना है और उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है। वर्क डन वाले में आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है और मोमेंट वाले में आपने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। बस इस तरह के 2 किस्म के सवाल हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर आपको वो 2-3 फोर्सेज इकट्ठी दे देता है, ठीक है, 2 फोर्स या 3 फोर्सेज देता है, F1 F2 F3, इस तरह से आपको वो 3 फोर्सेज दे देता है, तो आपने क्या करना है, इन तीनों फोर्सेज को ऐड करके एक नेट फोर्स निकाल लेनी है। कैसे निकालेंगे, F1 प्लस F2 प्लस F3, ऐसे आप इनकी फोर्सेज ऐड कर देंगे। जब आप फोर्सेज ऐड करेंगे तो आपके पास एक फोर्स आ जाएगी। ये ना हो कि आप F1 का पहले डॉट प्रोडक्ट जाकर लें आर के साथ, फिर क्रॉस लें आर के साथ, F2 का लें इसके साथ, F3 का लें, ऐसे नहीं करना, सिंपल करना है। तीनों फोर्सेज आपने ऐड कर देनी है। जब आप तीनों फोर्सेज ऐड करेंगे तो आपके पास एक फोर्स आ जाएगी, आपने इस फोर्स का जो है वो क्रॉस ले लेना आर के साथ, तो इस तरह से आपका जो है वो सवाल सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। फिर भी अगर कोई सवाल, कोई चीज़ अगर समझ नहीं आई, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, पर्सनली मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो मैं आपको, मेरी जो मेन प्रायोरिटी है रमज़ान में, आप लोगों के साथ मैं इंगेज रहूँगा। जब भी आपका कोई मसला है, कोई सवाल है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप फौरी तौर पर पूछें, तो मैं आपको फौरी तौर पर इंशाल्लाह उसका रिस्पॉन्स करूँगा। अनटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।